हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक पीडीएफ डाला था अपने स्टोरी पर। 2 पीडीएफ थे, एक एग्रोनॉमी का था और एक हॉर्टिकल्चर का था। ये जो पीडीएफ मैंने डाले थे कि उनके लिए थे जिनको हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी बेसिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से समझना हो, वो इस पीडीएफ को पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे। दोस्तों, इस पीडीएफ के बाद में मुझे 2-3 मैसेज आए थे अपने इंस्टा पे। बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो भी बना दीजिए जिससे कि हम इसे डिटेल में भी समझ सकें, क्योंकि इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही है। अगर जिसको नहीं एग्रोनॉमी जिसको समझ में नहीं आता है और वो एग्रोनॉमी समझना चाहता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो भी स्कूल में हैं और जिनका अभी 12th कंप्लीट हुआ है और वो कॉलेज में गए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ-साथ में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एग्रोनॉमी से एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। दोस्तों, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं और उसमें ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसको पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि यार ये सब्जेक्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बोरिंग लग रहा है। लेकिन एग्रोनॉमी सब्जेक्ट वैसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर कई लोग बोलते हैं कि सर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट काफ़ी बोर है, मुझे समझ में नहीं आता है, काफ़ी है। तो ये उनके लिए है जिनको इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरा सब्जेक्ट शुरू से एग्रोनॉमी में रहा है और मेरा सबसे फ़ेवरेट विषय एग्रोनॉमी है। हालाँकि दोस्तों, मैं अगर अभी एमएससी भी कर रहा हूँ, तो मेरा मास्टर अभी हॉर्टिकल्चर से चल रहा है, लेकिन एग्रोनॉमी सब्जेक्ट मेरा सेकंड फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। दोस्तों, मैं अगर आपको आगे की तरफ अगर इसके नीचे अगर हम चलते हैं, 1 मिनट ज़रा। इसकी अगर मैं आपको डेफ़िनेशन बताऊँ, तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की डेफ़िनेशन यहाँ पे दी गई है। आप इसे एक बार पढ़ सकते हो कि कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, जिसे सहस्य विज्ञान भी कहा जाता है, कृषि विज्ञान की एक वैसी ऐसी शाखा है जो फसल उत्पादन और मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित है। मतलब क्या बोल रहा है कि कृषि विज्ञान जो है, वो एक ऐसा विज्ञान है जो कि मिट्टी यानी कि देखो, इसमें दिया गया है मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित है। अब इसमें बोलता क्या है? कृषि विज्ञान जिसे सहस्य विज्ञान भी कहा जाता है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है। शाखा मतलब एक ब्रांच है, जो कि फसल उत्पादन इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है और मिट्टी का प्रबंध यानी मिट्टी का प्रबंध किस तरीके से किया जाता है कि ताकि हम दूसरी फसल ले सकें, है ना? तो इसमें मिट्टी का प्रबंध किया जाता है, तो इसलिए इसे पूरी डेफ़िनेशन क्या हुई? कृषि विज्ञान यानी कि कृषि को विज्ञान से जोड़ा गया है एग्रोनॉमी, जिसको हम लोग हिंदी में कृषि विज्ञान बोलते हैं, जिसे सहस्य विज्ञान भी बोला जाता है। कृषि विज्ञान और सहस्य विज्ञान एक ही है। कहा जाता है कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जो कि फसल उत्पादन और मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित है ना? इसको अगर हम लोग सरल शब्दों में देखें तो ये यहाँ लिखा है, यह विज्ञान और कला का समन्वय है। मतलब इसमें विज्ञान भी है, साथ ही साथ में इसमें कला भी है। कला मतलब अगर हम देखें तो खेती की बहुत सारी टेक्निक्स है ना? जैसे खेती जो होती है ना, खेती की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक होती है, जो कि हम लोग उसे खेती के टाइम यूज़ करते हैं जब हम फसलों को बोते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, यह विज्ञान और कला का एक समन्वय है ना? समन्वय है मतलब विज्ञान भी है इसके साथ में और कला भी है। जिसमें फसलों को ठीक है? क्या बोलता है? जिसमें फसलों को लाभप्रद लाभप्रद मतलब होता है अपने फ़ायदे के लिए, है ना? लाभप्रद यानी अपने फ़ायदे के लिए, है ना? बिज़नेस के लिए लाभप्रद तरीके से उगाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, लाभप्रद तरीके से उगाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, मानव व पशुओं के लिए भोजन मानव मानव मतलब इंसान, पशुओं के लिए भोजन पशुओं के लिए भोजन का भी काम करता है, चारा, फाइबर
चारा फाइबर मतलब चारे में फाइबर भी होता है। तेल प्रदान करने के लिए सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तेल प्रदान करने के सिद्धांतों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है? और अगर मैं इसको थोड़ा-सा और नीचे चलता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, तो आप देख सकते हो शब्द, एग्रोनॉमी शब्द। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि सर एग्रोनॉमी शब्द जो है लैटिन शब्द है ना? या फिर ग्रीक शब्द है ना? तो कन्फ्यूज़ होते हैं, कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ग्रीक है या लैटिन शब्द है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यह शब्द एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द से बना है, मतलब ये एग्रोनॉमी जो है ग्रीक शब्द से बना है। एग्रोस का अर्थ है क्षेत्र या फील्ड, है ना? अगर देखा जाए तो एग्रोस मतलब होता है क्षेत्र या फील्ड होता है, और नोमोस नोमोस का मतलब होता है एग्रोनॉमी का मतलब जो होता है, नॉमी का मतलब जो होता है वो होता है खेती करना, ठीक है? यानी फील्ड, एग्रोस का मतलब फील्ड है, और नॉमी का जो मतलब होता है वो खेती करना है, ठीक है? अब चलिए दोस्तों मैं इसके थोड़े नीचे चलता हूँ, ठीक है? इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। हुँ, देखिए अब दूसरी स्लाइड हम लोग जब देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान का महत्व भी बताना है। देखिए कृषि विज्ञान का हमारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में काफ़ी महत्व है, और अगर मैं आपको इसका महत्व गिनाऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, कृषि विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, कृषि विज्ञान कृषि क्षेत्र और मानव के जीवन के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञान जो है मानव के जीवन के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। खाद्य सुरक्षा में कैसे? उच्च उपज वाली रोग प्रतिरोधक फसलों को विकसित करने और उगाने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करने के लिए विश्व की बढ़ती आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करता है। मतलब ये कहता है कि उच्च उपज वाली यानी अच्छी उपज वाली, रोग प्रतिरोधक जिसमें रोग कम लगते हो, ऐसी फसलें इसमें उगाई जाती है ना? है ना? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, जिसके लिए सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करके, सर्वोत्तम तरीकों से यानी कि इसको वैज्ञानिक तरीकों से पहचान करके विश्व की बढ़ती आबादी, आप देख सकते हैं आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की, जितनी आबादी बढ़ी है उतनी ज़्यादा हमें भोजन की कमी देखने को मिलती है ना? तो भोजन की आपूर्ति करने के लिए क्या करता है, भोजन की सुनिश्चित करता है, के लिए भोजन सुनिश्चित करता है ना? पहला पॉइंट तो ये बन गया। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन मतलब क्या होता है? अब देखिए संसाधन प्रबंधन मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आप पढ़िएगा, देखिए मैं तो बोल रहा हूँ आप पढ़ते भी जाइए। संसाधन प्रबंधन यह पानी के पोषक तत्व और ऊर्जा जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। यह संसाधन प्रबंधन मतलब इसमें जो रहते हैं, यह पानी यह पानी पोषण पोषक तत्व और ऊर्जा जैसे, यह पानी है जैसे पानी, पोषक तत्व जैसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हो गए, है ना? और नेचुरल ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, यानी जो उसका कुशल उपयोग होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। पानी के जैसे कि इसको अगर हम देखें नेचुरल तरीके से जो सिंचाई होती है आज के टाइम पे पंप के द्वारा होती है ना? इसमें जो हम लोग सिंचाई करते हैं वो कुओं द्वारा सिंचाई करते हैं कहीं-कहीं जगह, ठीक है? और पोषक पोषक तत्व जैसे कि जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, है ना? गोबर की खाद हो गई, है ना? या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गई, है ना? ऊर्जा जैसे कि बायोगैस का भी इसमें यूज़ होता है ना? खेती में, और प्राकृतिक संसाधनों का इससे उपयोग हो जाता है, ठीक है ना? उसको भी ये खे एग्रोनॉमी बढ़ावा देता है, ठीक है? इसके बाद में हम लोग अ, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ क्या होता है? आर्थिक लाभ बेहतर कृषि
पद्धतियों जैसे कि बुआई का समय, उर्वरक का उपयोग सिंचाई के लिए माध्यम से या फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। आर्थिक लाभ मतलब किसानों की इनकम से है, ठीक है? आर्थिक लाभ का मतलब जो होता है, किसानों की इनकम से कहा गया है, ठीक है? आर्थिक लाभ का मतलब है किसानों के को फ़ायदा होना, ठीक है? ये आर्थिक लाभ है। बेहतर कृषि पद्धतियों, बेहतर कृषि यानी कि कृषि की तकनीकों जैसे कि सही बुआई मतलब सही कल्टीवेशन करना, समय पर करना, सही उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र का उपयोग करना, इरिगेशन का उपयोग करना, इस सिंचाई के माध्यम से, है ना? इन सब के माध्यम से यह फसल की उपज, है ना? जब हम सही तरीके से खेती करते हैं, तो फसल की उपज उपज मतलब कि जितनी क्या बोलते हैं फसल से उत्पादन होता है और गुणवत्ता मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है उसमें सुधार करता है, जिससे इन सब से क्या होता है किसानों की क्या आय बढ़ती है, ठीक है? किसानों की आय क्या होती है? सम से किसानों की आय बढ़ती है, ठीक है? ओके, इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं। नहीं आया होगा तो आप पीछे करके देख सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो इस पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टी पीडीएफ की लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है? चौथा चौथा जो पॉइंट है वो है पर्यावरण संरक्षण पे है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण से इसका काफ़ी लेना-देना है, काफ़ी है। पर्यावरण संरक्षण यह मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पर्यावरण पर कृषि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए वाली सतत कृषि को पद्धतियों को बढ़ावा देता है। मतलब ये बोल क्या रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पर्यावरण संरक्षण में क्यों ज़रूरी है ना? देखिए, आजकल सभी लोग जो है पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें पर्यावरण संरक्षण से इसका क्या लेना-देना है? ये तो खेती है, लेकिन खेती जो है वो भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो अ, अगर हम इसमें देखें तो ये कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, है ना? इसका जो 4th पॉइंट ये कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है? अब पर्यावरण संरक्षण इससे रिलेटेड क्या है? ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें, तो इसके पॉइंट को पढ़िएगा, है ना? पर्यावरण संरक्षण के बाद में यह मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने, है ना? सॉइल इरोज़न को रोकने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पर्यावरण पर कृषि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाली सतत कृषि पद्धतियों, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? यह जो खेती है इसमें ये बता रहा है कि यह मिट्टी के कटाव को रोकता भी है, मिट्टी के स्वास्थ्य को मतलब कि उसकी हेल्थ को बनाए रखने में भी मदद करता है और यह पर्यावरण पर कृषि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाली सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। ठीक है? इस खेती में ये सब पॉइंट है। वैसे अगर आप इसको पढ़ोगे, जब ये पीडीएफ को आप रीड करोगे, तो आप अपने हिसाब से रीड कीजिएगा, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें ये बताया गया है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरण पर कृषि के नकारात्मक जो पर्यावरण के द्वारा कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको कम करने वाली सतत पद्धतियों यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। ठीक है? इतना हो सकता है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा-सा अब इसका एक और पॉइंट देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन, ठीक है? जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, है ना? यह बदलती जलवायु परिस्थितियों जैसे कि सूखा, अत्यधिक गर्मी में भी फसल उत्पादन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त किस्मों को और तकनीकों की खोज करता है। दोस्तों, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो इसमें हम लोग फसलों के बारे में नहीं पढ़ते, फसलों में बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती है, उनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी में आप देखोगे कि कई टाइप की वैरायटी मिलती है, जिसमें से जो वैरायटी सिर्फ़ नाम से नहीं होती,
उनके काम से भी होती है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती है जो हर वेदर, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है। जैसे गेहूँ की वैराइटी हो गई, चावल की हो गई, है ना? कपास की हो गई, जिसमें पानी कम लगता है, जिसमें ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूखे में भी वो आराम से सर्वाइव कर जाती है। तो ये जलवायु परिवर्तन कह रहा है, ये पॉइंट ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन भी ये ढल जाती है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि यह बदलती जलवायु परिस्थितियों, जैसे कि कभी सूखा पड़ता है, अत्यधिक गर्मी भी पड़ रही है आज के टाइम पे, में फसल उत्पादन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त किस्मों और तकनीकों की खोज करता रहता है। मतलब ये इसमें हम लोग नई-नई फसलों का अध्ययन करते रहते हैं, ठीक है? उनके फसलों में जो है हम लोग रिसर्च करते हैं और नई फसल की वैरायटी हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है? जो भी हम लोग वैरायटी इसमें लाते हैं, चाहे वो गेहूँ की हो गई, चाहे वो कपास की हो गई, चाहे वो चावल की हो गई, ठीक है? अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है उसका मेन पॉइंट जो है कृषि विज्ञान के प्रमुख घटक और कार्यक्षेत्र। मतलब कृषि विज्ञान के प्रमुख घटक कौन से हैं और उसके कार्यक्षेत्र कौन से हैं? के कंपोनेंट्स एंड द स्केप, है ना? कंपोनेंट्स एंड द स्केप इसमें दिया गया है। कृषि विज्ञान मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है ना? कृषि विज्ञान मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ओके? इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कौन-कौन से ऐसे 3 हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कृषि विज्ञान प्रमुख घटक और कार्यक्षेत्र बताया गया है और इसमें ये भी बोला गया है कि कृषि विज्ञान मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। सबसे पहला कौन-सा है? सबसे पहला है सहस्य विज्ञान क्रॉप साइंस। सहस्य विज्ञान क्रॉप साइंस हो गया, ठीक है? सहस्य विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्रॉप साइंस भी बोलते हैं या सहस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी बोलते हैं, एक ही बात है ना? कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो सहस्य विज्ञान के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सहस्य विज्ञान जो है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आएगा। सहस्य विज्ञान यह फसलों के सीधे उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित है। यह फसलों के सीधे उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है? कौन सा? सहस्य विज्ञान यानी कि क्रॉप साइंस। फसल चयन और सुधार, बाजार की मांग, मिट्टी के प्रकार और जलवायु के अनुकूल सही फसल किस्मों का चुनाव करना। इसका पहला पॉइंट ये बन जाता है कि इसके काम क्या है। यह फसलों के सीधे उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित है। सबसे पहली बात है फसल चयन और सुधार, बाजार की मांग, मिट्टी के प्रकार, जलवायु के अनुसार सही फसल किस्मों का चुनाव करना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया बुआई की पद्धति यानी कि खेती की तकनीक, बीज दर, बुआई का समय और बुआई की गहराई का निर्धारण, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन, ठीक है? सिंचाई प्रबंधन को हम थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको यहाँ से दिखे वो, ठीक है? सिंचाई प्रबंधन, फसल की आवश्यकता अनुसार सही समय और सही मात्रा में पानी देना। यानी कि फसल इसका सबसे पहला पॉइंट हमने जो समझा वो ये था कि बाजार की मांग, मिट्टी के प्रकार, जलवायु के अनुसार सही फसल किस्मों का चुनाव करना। मैं आपको भी एक बार और बताऊँगा ये कि सिंचाई प्रबंधन, फसल की आवश्यकता अनुसार सही समय और सही मात्रा में पानी देना। खरपतवार प्रबंधन, है ना? वीड मैनेजमेंट, फसलों को खरपतवारों से होने वाली नुकसान से बचाना। फसल चक्र, ठीक है? फसल चक्र, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को क्रम से उगाना। अब दोस्तों अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फसल चयन और सुधार, फसल चयन और सुधार आपको समझ में आया था? अगर नहीं आया था तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फसल चयन और सुधार, फसल की मांग, मिट्टी के प्रकार और जलवायु के अनुसार सही फसल किस्मों का चुनाव करना, ठीक है? मतलब फसल चयन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि बाजार की मांग बने, बाजार में इसका क्या रेट है, मिट्टी के प्रकार और जलवायु, मिट्टी के किस प्रकार की है, जलवायु कैसी है, इसके अनुसार हम लोग उसी हिसाब से उस फसल की नई वैरायटी को हम लोग चूज करते हैं। सेकंड ये कहता है कि बुआई की विधियाँ, खेती की तकनीक, बीज दर, है ना? बीज रेट, जिन्हें सीड रेट बोलते हैं, बुआई का समय, बुआई कौन से समय पर हम लोग करनी चाहिए और
बुआई की गहराई यानी कि बोने में गहराई कितनी होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण हम लोग सस्य विज्ञान में करते हैं, ठीक है? इसके बाद में आती है सिंचाई, इरिगेशन मेथड या इरिगेशन मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। जो फसल होगी, चाहे वो चने की हो, चाहे वो गेहूँ की हो, उसी के अनुसार हम लोग सही समय यानी कि सही टाइम पर और सही मात्रा में कितना पानी लग रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो हमारे पौधे मर भी सकते हैं या फिर हमारी फसल बर्बाद भी हो सकती है। तो सही समय और सही मात्रा में पानी देना ज़रूरी है। फिर इसके बाद में 4th पॉइंट ये कहता है कि खरपतवार प्रबंधन यानी कि वीड मैनेजमेंट। फसलों को खरपतवारों से होने वाली नुकसान से बचाना, मतलब इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो यही है कि फसलों में जो खरपतवार लग जाती है, उसको फसलों को बचाना है, तो खरपतवार को हमें मिटाना ही होगा ना, खरपतवार को हमको ख़त्म करना होगा। तो फसलों को खरपतवार से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसलों को जो है खरपतवारों से बचाने के लिए हम लोग ऐसे वैराइटीज़ का उपयोग करते हैं जिसमें कम खरपतवार लगे, या फिर हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम खरपतवारों को हटा सकें, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित रहे। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र, हम लोग फसल चक्र के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम लोग फसलों को क्रम में, मतलब सीज़न वाइज़ फसलों को हम लोग बोते हैं, जिसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। ठीक है? इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो है आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर अब मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है एक फार्मर है और देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसका 5th पॉइंट जो लास्ट है। कटाई और भंडारण। फसल की कटाई का सही समय और उपज को सुरक्षित रूप से भंडारित करने की तकनीक, है ना? इसमें 5th पॉइंट ये बन जाता है कि एग्रोनॉमी में हम लोग फसल की कटाई भी करते हैं, सही समय पे करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके टाइम के पहले काट दिए, नहीं, इससे तो हमें नुकसान होगा। ठीक है? फसल की कटाई का सही समय, उपज को सुरक्षित रूप से, उपज जो हमें उपज मिली है, चाहे हम लोग मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमने गेहूँ उगाया और गेहूँ को हमने उगाने के बाद में उससे जब हम लोगों ने गेहूँ को हार्वेस्ट किया, मतलब हमने उस गेहूँ को छाँटा, तो देखा कि हमको गेहूँ जो हमने क्या बोलते हैं, गेहूँ की क्रॉप्स को जब हमने हार्वेस्टर के थ्रू हार्वेस्ट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जगह सुरक्षित रखेंगे, ठीक है? ताकि उसमें कीड़े ना लगे। एक तरीके से अनाज ही है ना वो, अनाज है। तो हम लोग अनाज की ज बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर अनाज वाली फसलें ही लेते हैं। तो अनाज को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, कहाँ रखना है, उन सभी का हम लोग मैनेजमेंट एग्रोनॉमी में देखते हैं ना। कटाई और भंडारण, मतलब कटाई के बाद में, फसल कटाई के बाद में उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करके रखना है, सुरक्षित रूप से भंडारित करके रखना है। जैसे गोडाउनों में हम लोग अनाजों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है? लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है? ये वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ, ये वीडियो मुझे समझ में आ रहा है और इससे मेरी हेल्प हुई है, ठीक है? और आप देख सकते हैं, 1 मिनट में ज़रा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हम लोगों ने ए देखा था सहस्य विज्ञान, जिसको हम लोग सहस्य विज्ञान हमने देखा था, है ना? क्रॉप साइंस हम लोग पढ़ रहे थे। बी जो है वो है मृदा विज्ञान। अब जो दूसरा है वो है बी, ठीक है? आप देख सकते हैं मृदा विज्ञान जिसको सॉइल साइंस कहते हैं, ठीक है? सॉइल साइंस के बारे में आप अलग से वीडियो बनाने को बोलेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूँ, एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इसको छोटा करने के लिए इसमें से सॉइल साइंस को अलग कर दिया गया है, ठीक है? ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत ना हो। और सॉइल साइंस अभी क्या है, हाल ही में नया सब्जेक्ट बना है। हालाँकि सॉइल साइंस जो है एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है? तो अगर आप कभी एग्रोनॉमी पढ़ें और उसमें आप सॉइल साइंस पढ़ रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सॉइल साइंस जो है एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप सॉइल साइंस अलग से पढ़ रहे हो या फिर आप एमएससी कर रहे हो सॉइल साइंस से, तो इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि सॉइल साइंस अभी कम से कम 5-6 साल ही हुए हैं।
या 7-8 साल ही हो रहे हैं कि सॉइल साइंस अभी आया है, लेकिन एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस एक ही है। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्रोनॉमी में ही हम लोग सॉइल साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है? तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसमें सॉइल साइंस भी पढ़ रहे हो, यानी कि मृदा के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि मैं अगर सॉइल साइंस अलग से पढ़ लूँ, क्योंकि आप सॉइल साइंस इसी में पढ़ते हो, एग्रोनॉमी में। ठीक है? तो इसमें देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में एक किसान बैठा हुआ है ना? और इसके नीचे जो है आप इसे रीड कर सकते हैं, बी जो है, इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको खाली वीडियो समझा रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ समझा रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, आपको खुद से रीड करना है, आपको खुद से पढ़ना है। मैं खाली सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप बी वाला आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ, क्योंकि आप पढ़ते भी जाइएगा तो क्या आपको थोड़ा बहुत याद भी होता है। यह मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को समझने और सुधारने पर केंद्रित करता है, ठीक है? यह मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को समझने और सुधारने पर केंद्रित करता है। तो चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। मिट्टी की उर्वरकता मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब मिट्टी की उर्वरकता मतलब मिट्टी में किस चीज़ की कमी हो गई है, ठीक है? तो ये क्या करता है, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं, है ना? उसमें न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, पोषक तत्वों की कमी की पहचान करना और उन्हें पूरा करने का काम किया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ओके? इसके बाद में दूसरा पॉइंट कहता है उर्वरक का उपयोग करना, यानी फर्टिलाइज़र का उपयोग करना। मिट्टी के परीक्षण के आधार पर सही मात्रा और प्रकार के उर्वरकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि मिट्टी परीक्षण के टाइम पे, सॉइल टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग क्या करें कि सॉइल टेस्टिंग के टाइम के आधार पर सही मात्रा में, है ना? जब सॉइल की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसमें जो हमें नतीजा आता है, उसके आधार पर हमें सही मात्रा में और सही मात्रा के साथ-साथ में सही उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। खासकर नेचुरल फर्टिलाइज़रों को हमें यूज़ करना चाहिए हमारी मिट्टी में, और सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी को कोई नुकसान ना हो और हमारी खेत की मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहे। फिर आता है थर्ड, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण में हम लोग यह देखते हैं कि जुताई की उचित विधियों जैसे शून्य जुताई, नॉन टिलेज को अपनाकर पलट पल पलवार, यानी कि इसको मल्चिंग भी बोलते हैं, पलवार जिसको हम लोग मल्चिंग बोलते हैं, का उपयोग करके मिट्टी के कटाव को रोकना होता है। मृदा संरक्षण में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को खराब होने से बचाते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं, जिसमें हम लोग मृदा का संरक्षण करते हैं ना, इसमें मृदा का संरक्षण होता है। जुताई की उचित विधियों को, यानी जुताई की अच्छी विधि हम लोग अपनाते हैं, जिसमें हम लोग, जैसे इसमें बताया गया है शून्य जुताई इसमें मतलब नॉन टिलेज, हम लोग टिलेज का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पलवार यानी कि मल्चिंग के द्वारा उपयोग करके मिट्टी के कटाव को हम लोग रोकते हैं, है ना? मल्चिंग के द्वारा हम लोग मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अम्लता क्षारता प्रबंधन, ये क्या होता है अम्लता क्षारता प्रबंधन? यानी कि मिट्टी के हम लोग पीएच को फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाना। मिट्टी का जब हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसमें हम लोग मिट्टी का पीएच चेक करते हैं कि मिट्टी का पीएच कितना है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि मिट्टी का पीएच अच्छा निकलता है और उसका पीएच अच्छा आता है, तो मिट्टी के पीएच से क्या होता है कि उससे मिट्टी के हेल्थ की पहचान होती है कि मिट्टी कैसी है और किस तरीके से हम लोग मिट्टी में खेती करेंगे, तो हम लोग वो फसल वहाँ टिक पाएगी। उसमें किसी प्रकार का अम्ल नहीं होना चाहिए, क्षार नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसका प्रबंधन भी हम लोग करते हैं कि मिट्टी के पीएच को फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है? इसके बाद में हम लोग जो देखते हैं लास्ट जो है, वो यह है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। देखिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आज के टाइम पे कॉमन है। पर्यावरण
और जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे नॉर्मल है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो इमेज मैंने बनाई है, आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है? इन सबका ये बताया गया है कि 25 डिग्री और 45 डिग्री मतलब टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो आप ये जो पीडीएफ पढ़ोगे तो इस पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे समझिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट है और ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एग्रोनॉमी की। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट पीडीएफ मैं बनाने जा रहा हूँ अभी एग्रोनॉमी का, जिसमें आप काफ़ी डिटेल में एग्रोनॉमी को पढ़ सकते हैं। हालाँकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और जब भी ये पीडीएफ आ जाएगा, जब ये बन जाएगा तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा ही मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? और इसके लिए आप मुझे खाली कमेंट कीजिए कि सर हमें ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों कि मैं इतने बड़े-बड़े वीडियो डालूँ, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ और कभी-जभी इस पे लॉन्ग वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? तो देखिए समझिएगा, आपका मेन मोटिव होना चाहिए समझना, है ना? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आज के टाइम पे कॉमन है, ठीक है? मौसम का अध्ययन, ठीक है? इसमें मौसम का अध्ययन भी किया जाता है। तो मौसम का अध्ययन, फसल उत्पादन पर मौसम के कारकों, वर्षा, तापमान, धूप के प्रभाव का अध्ययन करना। मतलब इसमें हम लोग यह देखते हैं कि मौसम किस टाइप से है, कैसा क्लाइमेट है और इसमें यह भी बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि अ, फ मौसम का अध्ययन फसल उत्पादन पर मौसम के कारकों, जैसे इसमें वर्षा, तापमान, धूप के प्रभावों का अध्ययन करना, ठीक है? इसके बाद में आता है सूखा और बाढ़ प्रबंधन। सूखा यानी कहीं सूखा है, बाढ़ बाढ़ आने के बाद में जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं वापस से अपने आप को पहले जैसा करने के लिए, वरना वापस से हम किस तरीके से हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं जब बाढ़ आए या बाढ़ आने के पहले हम लोग क्या-क्या प्रबंधन कर सकते हैं, है ना? तो इसमें यह बताया जाता है कि सूखा और बाढ़, इन चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए फसल की किस्मों का चयन करना और विशेष कृषि पद्धतियों की विकसित करना, जल संरक्षण, वर्षा का जल संचयन और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे जल बचत तकनीकों का उपयोग करना। और निष्कर्ष, देखिए ये इन सब पीडीएफ के बाद में मैंने एक निष्कर्ष बताया, इन सब का निष्कर्ष क्या है ना? कंक्लूज़न क्या है? कृषि विज्ञान एक गत्यात्मक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि विज्ञान एक गत्यात्मक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसानों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कम लागत और अधिकतम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करता है। यह न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, इसमें एक मिनट ज़रा, थोड़ा-सा वीडियो को मैं इसको बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है, जो भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ का समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको ये पीडीएफ का जो लास्ट पॉइंट है, वो फिर से एक बार समझा देता हूँ, लास्ट वाला जो चैप्टर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं आया है तो मैं इसको फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कॉमन है आज के टाइम पे। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो मौसम का अध्ययन हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? क्लाइमेट, है ना? इसमें पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, मौसम का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें फसल उत्पादन पर मौसम के कारकों में क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा, तापमान, धूप के प्रभावों का इसमें अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो फिर जब कभी क्या होता है, सूखा पड़ता है या फिर बाढ़ आ जाती है, तो इसमें यह बताया गया है कि इन चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए फसल की किस्मों का चयन करना। इन चरम यानी कि कभी सूखा जब होता है, मैं बाढ़ को नहीं देख रहा हूँ, मैं सूखे के बारे में बताता हूँ ना। जब बाढ़ आती है तो चाहे आप कोई भी फसल उगाएँ, वो तो खराब होना ही होना है। तो ठीक है, हम लोग सूखे के बारे में बात करते हैं। जो आज कॉमन प्रॉब्लम है कि सूखा जो है हर जगह पड़ रहा है। किसी के खेत में पानी है, तो किसी के खेत में पानी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें,
तो सूखा और बाढ़ प्रबंधन इन चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए फसलों की किस्मों का चयन करना है, मतलब ऐसी फसल लगाना जो हर मौसम के लिए ढल जाए, हर मौसम में ढल जाए, है ना? विशेष कृषि पद्धतियों को विकसित करना यानी अच्छी कृषि पद्धतियों को विकसित करना। जल संरक्षण, देखिए आज के टाइम पे जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना पानी के खेती असंभव है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन यानी जो वर्षा का जो जल बच जाता है, वर्षा द्वारा जब वर्षा होती है तो जो जल बच जाता है, उसको हमें स्टोर करके खेती में यूज़ करना, है ना? फिर किस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं पानी की बचत कर सकते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकने वाले इरिगेशन इक्विपमेंट्स है ये, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर जिसे हम लोग फव्वारा सिंचाई विधि भी कहते हैं। सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि पानी की बचत होती है, स्प्रिंग करते हुए सिंचाई करती है और ड्रिप स्प्रिंकलर आज के टाइम पे कॉमन हो गया है। सिंचाई जैसे कि जल बचत तकनीकों का उपयोग करना। निष्कर्ष बताया गया था, तो कृषि विज्ञान एक गत्यात्मक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जो किसानों को है ना, एग्रोनॉमी क्या करता है, किसानों को वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कम लागत में, यानी जहाँ पैसा कम लगे, कम लागत में अधिकतम और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करता है। यह न केवल कृषि उत्पादकता को, इसका लास्ट पेज इस साइड में है, बढ़ाता है बल्कि बढ़ाता है बल्कि मिट्टी और पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है, जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बल्कि ये क्या करता है कि मिट्टी और पर्यावरण के दीर्घकाल यानी कि आने वाले समय को भी, स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है और उसे ध्यान में रखते हुए जो भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊँगा वो लाऊँगा हॉर्टिकल्चर के ऊपर, जिसमें आप हॉर्टिकल्चर को बेसिक तरीके से समझोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।